तो आप लोग रेडी हो जाइए। आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3 एंटीबायोटिक। यूनिट नंबर 3 एंटीबायोटिक। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी की बात करेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा वैद्युत रसायन। देखिए धुआं धुआं कर देना है एकदम। इससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन टोटल पूछेगा, 5 मार्क्स। देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी के बात करेंगे तो कौन सा रसायन? वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो देखिए लिए इसके लिए विद्यार्थी जी आपको 3 चीज याद रखना है कि इसके लिए जो टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या इसी को हम लोग 298 केल्विन बोलेंगे, 298 केल्विन तापमान। और प्रेशर जो होगा, प्रेशर इसके लिए कितना एटीएम हो जाएगा? 1 एटीएम हो जाएगा, 1 एटीएम। और कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 m हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 m। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 एटीएम प्रेशर और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 m। तो ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए तापमान कितना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना चाहिए? तो 1 एटीएम। और कंसंट्रेशन कितना चाहिए? तो 1 m। देखिए किसी मानक स्थिति पर यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रोड का 25 डिग्री सेल्सियस पर तापमान और 1 एटीएम दाब में 1 m HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले विलयन में डुबोया जाता है, कौमा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, कौमा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये VVI कर लेना है। VVI 2 मार्क्स। VVI 2 मार्क्स। 2 नंबर में ये आपको क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। याद करिए एकदम बोलते थे कि मिलने ले जाना है। कहाँ जाना है? मिलने ले। तब मिलने ले कैसे जाइएगा? सज धज के जीट जाट में पूरा जाइएगा। याद करिए क्या बताते थे? जीट जाट। तो ये कहता है कि देखिए वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। वेट जो है भार सीधा समानुपाती किसका होगा? चार्ज का। तो ये बात को हम बोल सकते हैं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब बात ये, यही बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिए Z। तो W इक्वल टू ZQ। और याद करिए आपको फिजिक्स में बतबल गया होगा Q इंटू IT। करेंट बराबर चार्ज बराबर I इंटू टाइम यानी I इंटू T। करेंट इंटू टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू ZIT। W इक्वल टू ZIT। जीट जाट। तो फैराडे पहला नियम आपका ये हो गया W इक्वल टू ZIT। W होगा वेट, Z होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I होगा करंट और T हो जाएगा टाइम। देखिएगा इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ यानी जो डिपॉजिट होगा वेट की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, कौमा उसे फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और W को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिया Z। तो W डायरेक्ट इक्वल टू ZQ। तो डायरेक्ट Z और Q के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए? I इंटू T। Q बराबर क्या लिख देंगे? I इंटू T यानी करेंट इंटू टाइम। ये आपका हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट फैराडे के विद्युत अपघटन
का दूसरा नियम को लिखे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। याद करिए एकदम घोर घोर के पिलाई क्वेश्चन को कि फीस कर देंगे माफ, आपका फी क्या कर देंगे माफ, फी कर देंगे माफ। याद करिए बताए हैं कि ये जो होता है वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, और इसको वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट ले लिए, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा कांस्टेंट ले एफ, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ए, W इक्वल टू एफ ए। W हो गया वेट, F हो गया फैराडे कांस्टेंट, E हो गया इक्विवेलेंट वेट। याद रखना है बउआ कि एक फैराडे में कितना कुलम, 96,500 कुलम। आइतो क्वेश्चन वाला एग्जाम में आइतो कि एक फैराड में कितना कुलम, तो 96,500 कुलम। तो देखिए लिखल है जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जमा द्रव्यमान उसके समतुल्य भार इक्विवेलेंट वेट का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन वेट, इक्विवेलेंट वेट, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, कॉमा इसे फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लिए क्या एफ, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ए। यही आपका होता है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। W इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ए, W इक्वल टू एफ ए, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। याद रखना है कि एक फैराड में कितना कुलम, 96,500 कुलम। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ, ये दोनों क्वेश्चन को एकदम घोर के क्या करना है, पी जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब पूछ रहा है कि ये जेड है क्या, ये जेड है क्या, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो देखिएगा ये है क्या, इसके लिए जो करंट होना चाहिए 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, और टाइम कितना होना चाहिए 1 सेकेंड टाइम। 1 सेकेंड टाइम में जो वेट डिपॉजिट होगा क्या कहलाएगा जेड। देखिए लिखा है जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में, जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित करता है, पास थ्रू, प्रवाहित करने पर जमा पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो वेट डिपॉजिट वाई 1 कूलम चार्ज, वेट डिपॉजिट वाई 1 कूलम चार्ज क्या कहलाएगा जेड, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप क्वेश्चन दे दिया है लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। याद करिए नमक वाला पुल, नमक वाला पुल, उल्टा 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 नमक वाला पुल कैसे कर देना है, उल्टा लटका देना है। देखिएगा तो यह एक उल्टा यू आकार की नलिका होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल विद्युत अपघट्य का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन जेल के रूप में उपस्थित होता है, कौमा उसे लवण सेतु कहते हैं, कौमा उसे लवण सेतु कहते हैं, कौमा उसे लवण सेतु कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। इसका पूछ रहा है फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन देखिएगा ये धातु के आयन को मिलाने से क्या होता है, बचाता है। सर्किट में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए पूर्ण रूपेण क्या करता है, मदद करता है। एकदम इसको क्या करना है, घोर के पी जाना है। VVI 2 नंबर, साल्ट ब्रिज को क्या करना है, घोर के पी जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता
और मोलर चालकता के बीच अंतर। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता के बीच क्या पूछ रहा है, अंतर नहीं पूछ रहा है, सॉरी, कह रहा है इसका डिफिनेशन दीजिए। किसका, एक विशिष्ट चालकता का और एक मोलर चालकता का, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। चलिए तो देखेंगे हम लोग कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और एक है मोलर कंडक्टेंस, एक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और एक है मोलर कंडक्टेंस। तो देखिएगा सबसे पहले हमको देखना है क्या चीज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। तो देखिएगा यह जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। यानी डायरेक्ट इसको बोल दीजिए कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। और इसको याद करिए, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, विशिष्ट चालकता याद रखना है। देखिएगा तो इसको हम लोग कप्पा से, सबसे पहले ये कप्पा से थी करते हैं, तो ये होता है रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी का। और इसका यूनिट की बात करेंगे तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यह होता है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। देखिए लिखा है किसी सुचालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहा जाता है, या इसी को हम लोग विशिष्ट चालक तो कहते हैं, चालकता, या इसी को हम लोग विशिष्ट चालक तो कहा जाता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कप्पा से सूचित करते हैं। और उसके बाद एक है मोलर कंडक्टेंस, यानी कि मोलर चालकता। क्या है, मोलर चालकता। तो देखिए मोलर चालकता है तो इसको हम लोग जो है कैप एम से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज से, कैप एम से इंडिकेट करते हैं। और इसका यदि जो यूनिट के बात करेंगे तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कहता है, तो किसी दिए गए किसी बिलियन में विद्युत अपघट्ट के मोल द्वारा सभी निर्मित आयनों की चालकता क्या कहलाएगा, मोलर चालकता कहते हैं। और मोलर चालकता को कैप एम के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, कैप एम के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड, कह रहा है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को परिभाषित करें, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। तो सबसे पहले देखना है इलेक्ट्रोड। तो किसी धातु के किसी लवण में डूबी हुई उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं, यानी जो हाफ सेल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। फिर कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो धातु के आयन तथा इसके विभव के अंतर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। धातु के आयन तथा इसके विभव के अंतर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट एवं समतुल्यांक चालकता को परिभाषित करें, विशिष्ट एवं समतुल्यांक चालकता को परिभाषित करें, विशिष्ट एवं समतुल्यांक चालकता को परिभाषित करें। तो देखिएगा एक है विशिष्ट चालकता और एक है समतुल्यांक चालकता, बारी बारी से दोनों को देखेंगे। चलिए, तो किसी सुचालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालक तो कहते हैं या चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे इसको, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि चालक तो, विशिष्ट चालक तो या चालकता। और एक है समतुल्यांक चालकता। तो
विद्युत अपघट्य विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उत्पन्न चालकता को समतुल्यांक चालकता कहते हैं। समतुल्यांक चालकता कहते हैं। समतुल्यांक चालकता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? याद करिए, बताए थे सब तीर्थ बारंबार और गंगा सागर कई बार, गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ बारंबार और गंगा सागर एक बार। देखेगा वैसा सेल जिसका इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाता है, यानी गंगा सागर, इसको मान लीजिए गंगा सागर एक ही बार आदमी जाता है और यह चार्जेबल प्रवृत्ति का नहीं होता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। मतलब एक बार यूज कर लिए तो दूसरा बार यूज नहीं करेंगे, लिखो फेंको जैसे फेंक दीजिए निप्पो वाला बैटरी। एग्जाम्पल आपका टॉर्च और ट्रांजिस्टर, टॉर्च और ट्रांजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी कह रहा है कि चांदी विद्युत का अच्छा चालक होता है, क्यों? सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई silver is good conductor of electricity, good conductor of electricity। भाई सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई मतलब जो चांदी है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, क्यों? तो देखिएगा इसमें जो रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी यानी कि जो इसका प्रतिरोधकता होता है लेस, लेकिन इसका जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इसका क्या होता है? मोर होता है। तो लेस रेजिस्टिविटी और मोर कंडक्टिविटी, यही कारण है कि सिल्वर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिएगा चांदी का प्रतिरोधकता सबसे कम होती है और चालकता सबसे अधिक होती है, यही कारण है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। यही कारण है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाराउस का नियम, इसको एकदम घोर के पी जाना है, बोटी बोटी कर देना एकदम। VVI 2 नंबर, VVI 2 मार्क्स। कोलाराउस का नियम समधि मिलन करवा दीजिए किसके किसके बीच में? तो एगो अमीर आदमी और एगो गरीब आदमी के बीच में समधि मिलन करा दीजिए, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी होता है किसका योग बराबर होता है? तो इन्फिनिटिव डाइल्यूशन या अनंत तनुता पर मोलर धनायन की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता के योग के क्या होता है? बराबर होता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलाराउस का नियम। देखिएगा तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता, इन्फिनिटिव डाइल्यूशन, इन्फिनिटिव डाइल्यूशन, इन्फिनाइट कर दीजिए, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी धनायन एवं ऋणायन मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, उसे कोलाराउस का नियम कहते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी को कैपियम के द्वारा सूचित किया जाता है। तो पॉजिटिव ये हो गया इन्फिनिटिव पॉजिटिव मोलर कंडक्टिविटी, और इन मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटिव निगेटिव। तो ये क्या कहलाएगा? कोलाराउस का नियम, कोलाराउस का नियम। फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलिए प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल के दो दो उदाहरण दे। सब तीर्थ बारंबार और गंगा सागर कई बार, एक बार। तो देखिए प्राथमिक सेल में आपका आ जाएगा मरकरी सेल, याद रखना है। टॉर्च भी आपका ये सब यही किस्म होता है। एक मरकरी सेल, मरकरी सेल, इसको भी नोट कर लेना है, मरकरी सेल। और एक होता है ड्राई सेल, ड्राई सेल
मरकरी सेल और ड्राई सेल। ड्राई सेल का हिंदी लिखना रहेगा, लिख लीजिएगा शुष्क सेल। और एक है सेकेंडरी सेल, पूछ रहा है कि सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी में कौन आएगा, सेकेंडरी सेल में कौन आएगा। तो सेकेंडरी सेल में देखिए याद रखना है, मोबाइल भी होता है, हेडफोन वाला भी आपका जो बैटरी होता है वो भी आपका होता है सेकेंडरी सेल। और इसी में याद रखना लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, शीशा संचायक बैटरी और एक लैपटॉप वाला बैटरी होता है निकेल कैडमियम बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी सेल। एकदम इस सबको याद करना है, प्राथमिक सेल, सेकेंडरी सेल, सब तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एक बार। फ्यूल सेल, व्हाट इज फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल का रहा ईंधन सेल क्या है, तो वैसा सेल जिसमें H2, O2 और CH4 इत्यादि जैसे ईंधनों के दहन से प्राप्त ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो कौन सा सेल कहलाएगा, फ्यूल सेल कहलाएगा। कौन सा सेल कहलाएगा, फ्यूल सेल कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के बीच अंतर पूछ रहा है। तो देखिए इसका उपयोग विद्युत स्रोतों जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए किया जाता है, आदि के लिए किया जाता है। यह पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। विभवांतर EMF जो है पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। यह अधिकतम विभव है जो सेल से प्राप्त होता है। अब हमको देखना है क्या, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका उपयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह वोल्ट मीटर द्वारा मापा जा सकता है। यह अधिकतम विभव से कम होता है जो सेल से प्राप्त हो सकता है, जो सेल से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा विभिन्न तत्वों के उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों को माना कर रहा है इंक्रीजिंग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। विभवों को क्रम में रखने पर जो टेबल प्राप्त होता है, जो सीरीज प्राप्त होता है, जो श्रेणी प्राप्त होता है, कौमा उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag और लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन है जंग क्या है, जंग क्या है। जंग में और प्यार में सब चलता है यार। जंग क्या है, जंग लगने के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जंग लगने के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो जंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन है। जंग एक विद्युत रासायनिक घटना है जिसमें धातु वायुमंडल की यानी मेटल और एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर, नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हो जाता है, अवांछनीय 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 यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। धातुओं के नष्ट होने की क्रिया को जंग कहते हैं, जंग कहते हैं। एग्जाम्पल के बात करेंगे तो लोहे पर जंग लगना,
चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना। नेक्स्ट, जंग के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत की व्याख्या करें। जंग के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत की व्याख्या करें। अब इसका पूछ रहा है व्याख्या क्या, तो जंग के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इस सिद्धांत के वैद्युत रासायनिक घटना के अनुसार लोहे की सतह एक रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। ऐसे सेल को जंग कहते हैं। सेल में शुद्ध लोहा एनोड तथा कैथोड की तरह कार्य करता है। शुद्ध लोहा एनोड तथा कैथोड की तरह कार्य करता है। तो देखिए ये आयरन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का जब लॉस किया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Fe पर 2+ और ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड। अब यहां पर देखिए FeOH का हॉल्ट ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, गेन करेगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और रिडक्शन होगा तो क्या, एनोड या कैथोड, कैथोड। याद करिए MCR, मेटल कैथोड रिडक्शन, मेटल कैथोड रिडक्शन। अब जब लोहा को फेरस हाइड्रोक्साइड को वाटर और प्लस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कर दिए तो ये क्या बन गया, Fe2O3 XH2। यही आपका हो गया जंग रस्ट का सूत्र। तो डायरेक्ट पूछेगा VVIO, याद रखना है कि जंग का सूत्र क्या है, तो Fe2O3 और XH2O। लोहा में जंग जब तक नहीं लगेगा जब तक एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड संचायक सेल यानी लेड स्टोरेज बैटरी, मर्क्यूरी सेल, मरकरी सेल तथा ड्राई सेल को परिभाषित करें। ड्राई सेल को परिभाषित करें। तो सबसे पहले देखना है क्या, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक बैटरी। सीसा संचायक बैटरी क्या है, तो देखिएगा यह एक सेकेंडरी सेल है जो चार्जेबल प्रवृत्ति का होता है। चार्जेबल प्रवृत्ति का होता है। इसमें लेड एनोड के रूप में और लेड ऑक्साइड, लेड एनोड के रूप में और लेड ऑक्साइड कैथोड के रूप में, लेड ऑक्साइड कैथोड के रूप में कार्य करता है। और 38% सल्फ्यूरिक एसिड विद्युत अपघट्य के रूप में ब्रैकेट में गंगा जल होता है, ब्रैकेट में गंगा जल होता है। मरकरी सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल। तो यह एक प्राइमरी सेल है जिसमें जिंक अमलगम एनोड के रूप में और मरकरी ऑक्साइड और कार्बन कैथोड के रूप में कार्य करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक अमलगम विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है, विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। तो कौन सेल कहलाएगा, मरकरी सेल कहलाएगा। शुष्क सेल, यह ड्राई सेल पूछ रहा है। देखिए शुष्क सेल, ड्राई सेल, ड्राई सेल यह एक प्राइमरी सेल है जिसे लैक्लांसेस सेल भी कहते हैं। यह एक जिंक का परत से बना होता है जो एनोड के रूप में कार्य करता है, एनोड के रूप में कार्य करता है। और ग्रेफाइट का रड या कार्बन उपस्थित होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जो कैथोड का कार्य करता है। मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 का जो पेस्ट होता है, चूर्ण होता है, पाउडर होता है, और NH4Cl प्लस ZnCl2 और कार्बन ब्लैक जिसका उपयोग धातु के टोपी के ऊपर उपस्थित होता है, धातु के टोपी के ऊपर उपस्थित होता है। सबसे लास्ट में देखेगा एक आपका क्या, तो NH4Cl, ZnCl2
ये सब आपका जो होता है पेस्ट होता है, और उसके बीच में कार्बन ब्लैक जो ग्रेफाइट होता है, और जिसका उपयोग देखिएगा वो ग्रेफाइट के ऊपर लास्ट में रेड कैप रहेगा। रेड कैप धातु के टोपी पर उपस्थित होता है, रेड कैप रहेगा धातु के टोपी पर उपस्थित होता है। देखिए याद रखना है, इसके लिए जो पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, और इसके लिए मरकरी सेल का रखना है 1.35 वोल्ट 1.35 वोल्ट। क्वेश्चन एक आएगा कि ड्राई सेल में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो ड्राई सेल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो कौन सा गैस बनता है, तो अमोनिया गैस। कौन सा गैस बनेगा, अमोनिया गैस। ड्राई सेल में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो कौन सा गैस बनेगा, अमोनिया गैस। क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के घोल से 24,125 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना आवेश मिलेगा, चार्ज मिलेगा। तो बहुआ कॉपर है तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन 2 फैराड यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराड, तो 2 फैराड 2 गुणे 96,500 कूलम। तो 1 मोल कॉपर के निक्षेपण के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा यानी कितना उस पर चार्ज डिपॉजिट होगा। तो 1 मोल के लिए तो 1/2 गुणे 96,500 कूलम, 2 गुणे 96,500 कूलम, तो 24,125 कूलम के निक्षेपण के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा 24,125 बटा 2 गुणे 96,500 कूलम। कैलकुलेशन करिएगा तो 0.15 मोल ऑफ कॉपर। नेक्स्ट, डेनियल सेल का अर्ध सेल अभिक्रिया एवं सेल अभिक्रिया को लिखे। दिया हुआ है जिंक ये आपका सॉलिड के रूप में है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये एक्वस मीडियम में हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 m। सेल रिएक्शन कॉपर पर 2+ एक्वस मीडियम में गेन करेगा तो कॉपर ये आपको सॉलिड बना लेगा। अब देखिए ये जो जिंक है एट कैथोड पर ये जिंक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है यहाँ पर से लॉस कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और ये कॉपर है, कॉपर पर 2+ और ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो Cu रिएक्शन है, ये जिंक के लिए रिएक्शन। तो सेल यहाँ पर सेल रिएक्शन कर देना है, सेल रिएक्शन जिंक है, ये जिंक से जिंक पर 2+ हो गया तो लॉस क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। कॉपर पर 2+ है, कॉपर पर 2+ से कॉपर बन गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आपका जिंक से जिंक पर 2+, कॉपर पर 2+ से कॉपर। विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 सेपरेट कंटेनर ले लिए हैं, एक ले लिए है जिंक सल्फेट का कंटेनर, जिंक सल्फेट का कंटेनर ले लिए एक जिंक सल्फेट, एक ले लिए जिंक सल्फेट और एक ले लिए कॉपर सल्फेट। तो ये जिंक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो जिंक पर 2+ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा तो क्या कहलाएगा, एनोड। और ये कॉपर है, कॉपर पर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया कॉपर, और गेन किया तो रिडक्शन होगा तो कैथोड। ये आपका हो गया एनोड और ये आपका हो गया कैथोड। अब इसमें देखिए ये जोड़ रहा है, जो ये जोड़ने वाला जो काम कर रहा है ये आपका है कौन सा ब्रिज, ये आपका साल्ट ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है, साल्ट ब्रिज है, ये साल्ट ब्रिज है। अब दोनों जो हो रहा है अलग अलग सेपरेट कंटेनर में है। तो देखिए सबसे पहले हमको जानना है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सेल है क्या। तो जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिएगा वैसा डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसको हम लोग इसे
गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, कॉमा डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल तथा वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। चलिए देखिएगा इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। यह सेल रिडॉक्स अभिक्रिया पर काम करती है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहने का मतलब हो गया तो जिसमें याद करिए, आपको बताएं कभी क्लास में कुत्ता को बुलाते हैं कैसे, लियो लियो धार धार, लियो लियो धार धार, लियो लियो जर जर बराबर आरा, राम राम। कुत्ता को बोला के मार दिए लियो लियो धार धार करके और फिर बोल रहे राम राम। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यह सेल रिडॉक्स अभिक्रिया पर काम करती है। दोनों देखिए अलग अलग सेपरेट कंटेनर में ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया दोनों अलग अलग कंटेनर में संपन्न होती है, जिसे हम लोग हाफ सेल कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। कॉपर सल्फेट अलग कंटेनर में है और जिंक सल्फेट अलग कंटेनर में है, जिसको हम लोग हाफ सेल बोलेंगे। दोनों विलयन को एक उल्टा यू आकार की नलिका से ज्वाइन होता है, जिसे हम लोग साल्ट ब्रिज कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं, जिसे लवण सेतु कहते हैं। नेक्स्ट है, जब दो इलेक्ट्रोड मेटालिक वायर के द्वारा जोड़ते हैं तब विद्युत धारा प्रवाह शुरू होता है, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होगा एनोड और जिस पर अवकरण होगा क्या कहलाएगा, कैथोड। अभी बताएं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड और रिडक्शन होगा तो कैथोड। फिर देखिए ऊपर सेल में जिंक रड एनोड तथा कॉपर रड कैथोड होता है, जिंक रड एनोड तथा कॉपर रड कैथोड होता है। क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन कीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन कीजिए। तो इसमें एक प्लेटिनम तार की कांच की नली में बंद होता है तथा इसमें प्लेटिनम पत्ती जुड़ी रहती है। प्लेटिनम पत्ती प्लेटिनम ब्लैक से ढका हुआ रहता है, प्लेटिनम ब्लैक से ढका हुआ रहता है तथा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। इसे H+ आयन युक्त 1 MHCl विलयन वाले सांद्रण में डुबोया जाता है। फिर देखिए इसमें जो शुद्ध हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर कांच की नली में प्रवाहित करते हैं, गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनीकृत इलेक्ट्रोड द्वारा अवशोषित हो जाती है। जब सेल में इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है अर्थात ऑक्सीकरण होता है, तब निम्न अभिक्रिया इस प्रकार होता है, तब निम्न अभिक्रिया इस प्रकार होता है। किस प्रकार, देखिए इस प्रकार, देखिए ये H2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एनोड। जब इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करता है अर्थात अवकरण होता है, तब निम्न अभिक्रिया इस प्रकार होता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन के गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन, सॉरी यहाँ पर गेन कर देना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो एनोड या कैथोड, क्या होगा, कैथोड पर। चलिए इसका देखिएगा फिगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। देखिए अब ये एक ले ली है सॉल्यूशन, अब इसमें H2 गैस प्रवेश कर रहा है जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना atm, 1 atm। ये जो वायर है ये कॉपर का वायर है,
ये जो वायर देख रहे हैं, ये जो वायर है क्या चीज का, कॉपर का वायर है। और इसका जो प्रेशर होता है कितना एटीएम, 1 एटीएम। और इसमें जो कंसंट्रेशन होगा कितना, 1 mHCl। और ये जो देख रहे हैं ये ब्लैक कलर के जो है ये आपका मरकरी है। और ये पीटी फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, ये जो ब्लैक कलर का किया हुआ है ये आपका प्लेटिनम पीटी फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम। क्वेश्चन है मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, इसको हटाइए। राइट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो ये मेटल पर चार्ज यहाँ पर कुछ ले लिए N+ मान लिए एक्वस मीडियम में, आयन इलेक्ट्रॉन के ये लॉस कर रहा है, तो मेटल ये आपका जो है सॉलिड के रूप में होगा। तो किसी अभिक्रिया में M पर प्लस एक्वस मीडियम में N इलेक्ट्रॉन, अब मेटल आपका हो गया सॉलिड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन का समीकरण लिखे, देखिएगा। तो ये एलिमेंट और मेटल, ये जो है ये मेटल है, इसका इलेक्ट्रोड जो है N पर प्लस है एक्वस मीडियम में, और ये मेटल है सॉलिड इनोट सेल। N पर पॉजिटिव चार्ज एक्वस मीडियम में, और ये मेटल आपका सॉलिड है -RT। और N वाला होता है वैलेंस फैक्टर, F हो गया फैराड। और ये आपका Ln मेटल जो है क्या चीज में रहेगा, सॉलिड रूप में, और इसका कंसंट्रेशन Mn पर प्लस ये एक्वस मीडियम में। तो वेयर जहां E जो आपका है E यानी कि इलेक्ट्रोड, तो Mn पर प्लस, और ये आपका मेटल जो होगा सॉलिड के रूप में, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। और ई नॉट सेल जो है ये ई नॉट है Mn पर प्लस और M+, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और R जो है ये आपका क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। और T हो गया टेम्परेचर, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। और F हो गया फैराड, एक फैराड में 96,500 कूलम। और ये जो पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, और निगेटिव जो मेटल सॉलिड के रूप में देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। और यहाँ लिखा हुआ है फॉर प्योर सॉलिड रहेगा तो उसका सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन कितना होगा, 1, सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन 1। राइट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर ए जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, आइए N इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, N इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो स्मॉल सी कैपिटल से स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और RT Ln इसको देंगे कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C, कंसंट्रेशन ऑफ C पर पावर C, और कंसंट्रेशन ऑफ D पर पावर D। और इसके लिए हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A पर पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B पर पावर B। क्वेश्चन है आपका फॉर द, ये देखिए न्यूमेरिकल पूछते रहता है, फॉर द सेल सो बिलो, ये आपका गिवन सेल दिया हुआ है, जिंक है और ए सॉलिड के रूप में जिंक सल्फेट एक्वस मीडियम, कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम और कॉपर सॉलिड के रूप में। तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इफ स्टैंडर्ड स्टेट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर पर 2+ से कॉपर और जिंक पर 2+ से जिंक, यानी एक का जो हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक का हो रहा है क्या चीज, रिडक्शन। तो देखिए जिंक आर दिया हुआ है +0.34 वोल्ट एंड इसका दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। तो गिवन ई सेल आरपी रिडक्शन पोटेंशियल और इसका दिया हुआ है -0.76 वोल्ट और इसके लिए दिया है +0.34 वोल्ट। तो ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल बराबर भार। तो ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला ई राइट, ई नॉट सेल राइट माइनस ई नॉट सेल लेफ्ट, यानी कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो +0.34 वोल्ट और
माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 0.34 वोल्ट और माइनस 0.74 वोल्ट, 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स।